इस वीडियो के अंतर्गत नारीवाद ये आपको हो गया पॉलिटिकल साइंस यूपीएससी के लिए आरएम का पॉलिटिकल साइंस आपको हो गया तो राजनीति विज्ञान का अध्याय 13 राजनीति विज्ञान का अध्याय 13 जो आपको यहाँ पर है भाग वन का जो अध्याय 13 भाग वन का जो आपका अध्याय 13 है उसका आप यहाँ पर नारीवाद फेमिनिज्म देखेंगे। नारीवाद आपको फेमिनिज्म अवधारणा राजनीतिक अवधारणा भाग वन में जो आपको राजनीतिक अवधारणा उसका अध्याय 13 आपको नारीवाद फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। अध्याय 13 का ये पहला वीडियो होगा, पार्ट 1 होगा। तो आइए इसको यहाँ पर हम देखते हैं। प्रस्तावना देखिए, नारीवाद शब्द का पहली बार प्रयोग काल्पनिक समाजवादी चार्ल्स फोलियर ने 1837 में महिलाओं के लिए समान अधिकार का उल्लेख करने के लिए किया। नारीवाद राजनीतिक देखिए, नारीवाद राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक लैंगिक समानता का स्थापित करने और प्राप्त करने के लक्ष्य को साझा करता है। आधुनिक पश्चिमी नारीवादी आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। आधुनिक पश्चिमी नारीवादी आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया। पहला नारीवादी आंदोलन के पहले चरण में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया। जैसे वोट का अधिकार, ये आंदोलन 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक सक्रिय रहा। दूसरा आपको देखिए, नारीवादी आंदोलन के दूसरे चरण में महिलाओं के सामाजिक समानता तथा कानूनी समानता के अधिकारों को बल प्रदान किया गया। दूसरे चरण की शुरुआत उदारवादी आंदोलन के साथ 1960 से हुई। तीसरा आप यहाँ देखिए क्या नारीवादी आंदोलन का तीसरा चरण मूलतः नारीवादी आंदोलन का तीसरा चरण मुख्यतः दूसरे चरण का ही विस्तार था, जिसमें दूसरे चरण के आंदोलन की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया तथा सामाजिक कानूनी समानता के साथ आर्थिक समानता को भी जोड़ दिया गया। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई। अब देखिए, नारीवादी विचारधारा उत्तर आधुनिक विचारधारा है। इसकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई। यद्यपि इसका मूल आधार मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है। इसका मूल आधार को मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट तथा मिल के विचारों में भी पाया जाता है। इन विचारकों ने पुरुष एवं महिलाओं के मध्य सार्वजनिक जीवन में भेदभाव समाप्त करने पर बल दिया था। इन विचारकों ने पुरुष एवं महिलाओं के समान कार्य के समान वेतन का समर्थन किया तथा महिलाओं के लिए भी समान स्वतंत्रता और अधिकारों का समर्थन किया। फिर आपको आगे यहाँ पर है दूसरा उदारवादी। अब आपको आगे यहाँ पर है क्या, देखिए उदारवादी विचारकों में लॉक एवं बेंथम ने मानवीय समानता पर बल दिया, परंतु महिलाओं की समानता की उपेक्षा की। रूसो जैसे महान मानववादी विचारकों ने महिलाओं को पुरुषों से बौद्धिक एवं तार्किक रूप से हीन माना, इसलिए महिलाओं की समान शिक्षा का समर्थन नहीं किया। अब क्या उदारवादी नारीवाद यहाँ पर देखिए, एक उदारवादी नारीवादी आंदोलन का पहला चरण माना जाता है। इसकी पहली महत्वपूर्ण प्रवक्ता मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थी। उन्होंने अपनी रचना ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट में महिलाओं के लिए समान अधिकार एवं विशेषाधिकारों का समर्थन किया जो पुरुषों को प्राप्त है, क्योंकि महिलाएं भी मूलतः मानव है। वॉलस्टोनक्राफ्ट के अनुसार राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में लैंगिक भेदभाव समाप्त किया जा सकता है यदि महिलाओं को शिक्षा एवं अवसर एक विकसित प्राणी होने के नाते प्राप्त हो। यदि महिलाओं को शिक्षा एवं अवसर एक विकसित प्राणी होने के नाते प्राप्त हो। जॉन स्टुअर्ट मिल एवं हैरियट टेलर मिल ने एक ऐसे समाज के निर्माण का प्रस्ताव रखा जो तार्किक होगा, जिसमें जन्म के आधार पर लैंगिक भेदभाव स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा। इससे महिलाओं को मताधिकार का अधिकार एवं पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी अमेरिकी विचारकों में आपको विशेषकर बेट्टी फ्रीडन अपने द
द फेमिनिन मिस्टिक उस सांस्कृतिक मिथ्या को दूर करने का प्रयास किया, जिसमें यह माना जाता है कि घरेलू जीवन में महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू जीवन में महिला की सुरक्षा एवं पूर्णता की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के कारण आपको रोजगार, राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रवेश को हतोत्साहित किया जाता है। उनके अनुसार महिलाओं के समक्ष सबसे बड़ी समस्या अनाम की समस्या है। उनके अनुसार आपको महिलाओं के समक्ष सबसे बड़ी समस्या अनाम की समस्या है। घरेलू कार्यों के कारण आपको निराशा और अप्रसन्नता उत्पन्न होती है, क्योंकि वे सार्वजनिक जीवन अपने व्यक्तित्व का विकास करने से वंचित हो जाते हैं। आप उदारवादी नारीवाद की मूल दार्शनिक मान्यता व्यक्तिवादी आधार पर निर्मित है। उदारवादी नारीवाद की मूल दार्शनिक मान्यता व्यक्तिवादी आधार पर निर्मित है, जिसके अनुसार सभी व्यक्तियों का समान नैतिक महत्व है, इसलिए उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अतः लिंग, प्रजाति और धर्म के आधार पर भेदभाव निश्चित होना चाहिए। तार्किक रूप में व्यक्ति का महत्व उसकी प्रतिभा, गुण और चरित्र के आधार पर होना चाहिए। इससे उदारवादियों ने सभी के लिए समान अधिकारों का समर्थन किया। किसी भी रूप में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको देखिए कि इसलिए उदारवादियों ने सभी के लिए समान अधिकारों का समर्थन किया। किसी भी रूप में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं, इसीलिए उदारवादी ने सभी के लिए समान अधिकारों का समर्थन किया। किसी भी रूप में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जी.एस. मिल ने महिलाओं के समान नागरिकता और समान राजनीतिक अधिकारों का समर्थन किया। इसलिए जी.एस. मिल ने महिलाओं के समान नागरिकता और समान राजनीतिक अधिकारों का समर्थन किया। इसलिए जी.एस. मिल ने क्या किया? इसलिए जी.एस. मिल ने आपको महिलाओं के समान नागरिकता और समान चीज़ों का दे। इसलिए जे.एस. मिल ने महिलाओं के लिए समान नागरिकता और समान राजनीतिक अधिकारों का समर्थन किया। अब आगे देखिए, अतः उदारवादी नारीवादी मूलतः सुधारवादी है। अतः उदारवादी नारीवादी मूलतः क्या है? तो सुधारवादी है। अब देखिए, अतः उदारवादी नारीवादी मूलतः सुधारवादी, इसलिए ये मूल रूप में पुरुष और महिला के मध्य समानता के समर्थक है, न कि पीड़ित सत्तात्मक समाज की सत्ता को परिवर्तित करना चाहता है। इसलिए इनके अनुसार निजी एवं सार्वजनिक जीवन के मध्य का भेद बना रहेगा। व्यावहारिक उदाहरणों को देखने से यह प्रतीत होता है कि पश्चिमी देशों अभी देखिए, अतः उदारवादी नारीवादी मूलतः सुधारवादी, ये मूल रूप में पुरुष और महिलाओं के मध्य समानता के समर्थक है, न कि पीड़ित सत्तात्मक समाज की सत्ता को परिवर्तित करना चाहते हैं। इसलिए इनके अनुसार निजी एवं सार्वजनिक जीवन के मध्य का भेद बना रहेगा। व्यावहारिक उदाहरणों को देखने से यह प्रतीत होता है कि पश्चिमी देशों में महिलाओं को तलाक के अधिकार, गर्भपात एवं समान वेतन के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। ये उल्लेखनीय बिंदु है कि समकालीन लोकतांत्रिक युग में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। उदारवादी नारीवादी महिलाओं और पुरुषों के मध्य प्रकृति एवं प्रवृत्ति में भेद मानते हैं। उनके अनुसार महिलाओं का झुकाव परिवार एवं घरेलू जीवन के प्रति स्वाभाविक होता है। अतः फ्रीडमैन ने महिलाओं के घर एवं परिवार को केंद्रीय रूप में महत्वपूर्ण माना है। लेकिन
लेकिन आमूल परिवर्तन लेकिन आमूल नारीवादियों ने इस मान्यता को अस्वीकृत कर दिया। लेकिन ये उल्लेखनीय है कि देखिए लेकिन ये उल्लेखनीय है कि बेट्टी फ्रीडन ने लेकिन ये उल्लेखनीय है कि बेट्टी फ्रीडन ने पुरुष और महिलाओं के मध्य सार्वजनिक जीवन में सदैव समानता का समर्थन किया। उदारवादी नारीवादी विचार में एक बड़ी त्रुटि है, जिसकी और आमूलवादी नारीवादियों ने ध्यान दिलाया है, क्योंकि आमूल नारीवादियों के अनुसार महिलाओं को व्यक्ति के रूप में नहीं अपितु उसका लैंगिक स्वरूप में शोषण हुआ है। इससे प्रश्न यह नहीं है कि महिलाएं पुरुषों के अधीन है, बल्कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है। दूसरी ओर आमूलवादी नारीवादियों के अनुसार उदारवादियों ने मानवीय आधार पर महिलाओं की समस्या को हल करने का प्रयास किया, लेकिन जब तक महिलाओं में एक सामूहिक पहचान और एकता निर्मित नहीं होगी, तब तक लैंगिक समानता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए आमूल नारीवादी भंगिनी समाज जिसको बोलते हैं सिस्टरहुड की संकल्पना देते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर है, उदारवादियों ने लैंगिक विभाजन को दूर करते हुए पुरुष और महिला के मध्य समानता का समर्थन किया है, जबकि आमूल नारीवादी महिला की एक पृथक पहचान और एक पृथक अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। अब देखिए अब आपके यहाँ पर आगे है उग्र नारीवाद का विचार। आप यहाँ पर है, देखिए इसके अनुसार सार्वजनिक और आर्थिक जीवन विषमता का मूल कारण पारिवारिक या निजी क्षेत्र में व्याप्त विषमता है। तो इन्होंने इस विषमता को निम्न रूपों में दर्शाया। पहला आपको है पीढ़ सत्ता। पहला आपको यहाँ पर पीढ़ सत्ता, दूसरा आपको सेक्स एवं जेंडर का घाड़मेल है। तीसरा आपको यहाँ पर घरेलू कार्यों के मूल आकलन पर बल नहीं। और चौथा आपके यहाँ पर राजनीति का केवल सार्वजनिक जीवन तक सीमित न करना। राजनीति को केवल सार्वजनिक जीवन तक सीमित करना। अब चौथा आपके यहाँ पर राजनीति को केवल सार्वजनिक जीवन तक सीमित करना। अब आगे आपके यहाँ पर कि आमूल नारीवादियों ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की अधीनता एवं शोषण के मूल कारणों की खोज की। इसके अनुसार सार्वजनिक एवं निजी जीवन के मध्य का विभाजन महिलाओं के शोषण का मूल कारण है। यह विभाजन मूलतः पीढ़ सत्तात्मक सत्ता का मूल कारण है। परंपरागत रूप में राजनीति को सार्वजनिक जीवन की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया तथा पारिवारिक क्षेत्र को निजी जीवन का भाग माना गया। यह विभाजन मूलतः अरस्तू के विचारों की देन है। अरस्तू ने भी पारिवारिक जीवन को निजी एवं गैर राजनीतिक क्षेत्र माना। फिर आपको आगे देखिए इस अंतर्गत यहाँ पर हम उग्र नारीवाद का इस वीडियो के अंतर्गत अब यहाँ पर हम अध्ययन भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटिकल साइंस के बारे में यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 13 में यहाँ पर आपको नारीवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये भाग 1 होगा। भाग 1 आपको राजनीतिक अवधारणा का आपको अध्याय नंबर 13 और पार्ट दूसरा होगा ये उग्र नारीवाद का विचार। देखिए आप अब यहाँ इसका दूसरा टॉपिक हम चलते हैं उग्र नारीवाद का विचार। तो ये आपको भारतीय राजनीति विज्ञान का भाग 1 में आपको राजनीतिक अवधारणा का 13वां अध्याय नारीवाद का दूसरा पार्ट होगा। इसको शुरू करते हैं। इसके अनुसार उग्र नारीवाद का विचार यहाँ पर देखिए क्या। इसके अनुसार सार्वजनिक और आर्थिक जीवन में विषमता का मूल कारण पारिवारिक या निजी क्षेत्र में व्याप्त विषमता है। इन्होंने इस विषमता को निम्न रूपों में दर्शाया। पहला पीढ़ सत्ता, दूसरा आपको देखिए सेक्स एवं जेंडर का घालमेल। घरेलू कार्यों के मूल आकलन पर बल नहीं। राजनीति के आपको आगे देखिए राजनीति को केवल सार्वजनिक जीवन तक सीमित करना।
फिर आपको देखिए आगे यहाँ कहते हैं कि आमूल नारीवादियों ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की अधीनता एवं शोषण के मूल कारणों की खोज की। आमूल नारीवादियों ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की अधीनता एवं शोषण के मूल कारणों की खोज की। इनके अनुसार सार्वजनिक एवं निजी जीवन के मत का विभाजन महिलाओं के शोषण का मूल कारण है। यह विभाजन मूलतः पितृसत्तात्मक सत्ता का मूल कारण है। परंपरागत रूप में राजनीति को सार्वजनिक जीवन की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है तथा पारिवारिक क्षेत्र को निजी जीवन का भाग माना गया। यह विभाजन मूलतः अरस्तू के विचारों की देन है। अरस्तू ने भी पारिवारिक जीवन को निजी एवं गैर राजनीतिक क्षेत्र माना। अब आपको यहाँ देखिए नारीवादियों के अनुसार राजनीति प्रत्येक क्षेत्र में विद्वान है जहाँ सामाजिक संघर्ष है। सामाजिक संघर्ष है। कैट मिलेट ने अपनी प्रसिद्ध रचना सेक्सुअल पॉलिटिक्स में राजनीति को परिभाषित करते हुए कहा कि यह शक्ति संरचना पर आधारित संबंध है जिसमें एक समूह द्वारा दूसरे समूह को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए सरकार एवं नागरिकों के मध्य का संबंध, कर्मचारियों एवं मालिकों के मध्य का संबंध, परिवार में पति एवं पत्नी के मध्य का संबंध, पिता एवं बच्चे के मध्य का संबंध राजनीति का क्षेत्र। इसलिए साइमन द बुआ का प्रसिद्ध कथन है कि जो व्यक्तिगत है वो राजनीतिक है। नारीवादियों के अनुसार परिवार में महिलाओं का शोषण होता है। इसलिए उन्होंने राजनीति को प्रतिदिन की राजनीति का घर में कार्य का विभाजन, घरेलू दायित्वों का निर्वहन भी राजनीतिक है। इसके अनुसार निजी जीवन का सारा दायित्व महिलाओं पर छोड़ दिया गया है। निजी जीवन का उत्तरदायित्व राज्य अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को सौंपे जाने चाहिए। बच्चों के पालन पोषण का दायित्व नर्सरी या क्रेच द्वारा किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर नारीवादियों ने उदारवादी मार्क्सवादी विचारों का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किया। तो नारीवादियों ने आपको उदारवादी एवं मार्क्सवादी विचारों का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किया। इन्होंने महिलाओं के लिए एक विशिष्ट एवं वैकल्पिक दृष्टिकोण का निर्माण किया। नारीवादियों ने वर्तमान राज्य का विश्लेषण करते हुए कहा कि राज्य एक तटस्थ संस्था नहीं है, क्योंकि राज्य के द्वारा महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। पुरुष एवं महिलाओं की पहचान अलग अलग रूपों में निर्मित होती है। महिलाओं के ऊपर राज्यों की शक्ति एवं प्रभुत्व का अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है। अब आपके यहाँ पे देखिए अनेक देशों के राष्ट्रीय जीवन महिलाओं को माँ की संज्ञा दी गई। इन्हें देश की सांस्कृतिक धरोहर का संवाहक माना गया है, क्योंकि ये बच्चों को जन्म देती है, इनका पालन पोषण करती है और भविष्य की पीढ़ी को तैयार करती है। कैरोल पैटमैन ने तो यहाँ तक कहा कि पितृसत्ता के अधीन रहते हुए महिलाएं स्वतंत्र नहीं हो सकती। इससे उन्होंने राज्य के निर्माण के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का खंडन किया। इसके अनुसार महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में रह रही है। महिलाओं के लिए चयन की स्वतंत्रता निरर्थक है, क्योंकि उन्हें अपने शरीर पर स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इसलिए कैरोल पैटमैन ने कल्याणकारी राज्य को पितृसत्ता राज्य कहा। अब कि नारीवादियों के अनुसार महिलाओं की स्वतंत्रता का अभिप्राय निम्नलिखित है। पहला, बच्चे पैदा करने की स्वतंत्रता, विवाह की स्वतंत्रता, गर्भपात का अधिकार, घरेलू हिंसा से मुक्ति। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि देखिए उपरोक्त स्वतंत्रता मिलने के पश्चात ही महिलाओं के नागरिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व होगा। लेकिन नारीवादियों ने जॉन लॉक्स के न्याय सिद्धांत का जोरदार खंडन किया, क्योंकि नारीवादियों के अनुसार लॉक्स ने पितृसत्ता को स्वाभाविक माना। न्याय तार्किक व्यक्तियों के समझौते का परिणाम नहीं, तार्किक व्यक्तियों के समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि महिलाएं पितृसत्ता के अधीन है। ऑकिन के अनुसार रॉल्स ने परिवार की रॉल्स ने परिवार को नागरिकता की पाठशाला एवं नागरिकों को सामाजिक बनाने का मूल स्थान माना। लेकिन इन्होंने परिवार में लैंगिक न्याय को अनदेखा कर दिया एवं परिवार को न्यायपूर्ण मान लिया तथा न्याय की मान्यता को सार्वभौमिक और निष्पक्ष भी कहा गया। जबकि नारीवादियों ने सार्वभौमिकता एवं समानता के बजाय विभेद पर बल दिया। इनके अनुसार समाज में निकटता, देखभाल और सहानुभूति जैसे नारीवादी मूल्यों को स्थापित करना ही न्याय है।
अब की पृथ्वी यहाँ देखिए पृथ्वी आपको देखिए नारीवादियों के अनुसार नारीवादियों के अनुसार जेंडर सामाजिक वर्ग प्रजाति या धर्म की बात एक महत्वपूर्ण सामाजिक संरचना है। जेंडर सबसे गहरा देखिए जेंडर सबसे गहरा एवं राजनीतिक रूप में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विभाजन है। अतः नारियों की विचारधारा सेक्सुअल पॉलिटिक्स पर आधारित है। उनके लिए सेक्स के आधार पर ठीक उसी प्रकार के शोषण होते हैं जैसे शोषण प्रजाति आधारों पर होते हैं। पूरे समाज का आधार इस लैंगिक विषमता और लैंगिक शोषण पर निर्मित है। पूरे समाज का आधार इस लैंगिक विषमता और लैंगिक शोषण पर निर्मित है। अतः पृथ्वी का अभिप्राय पुरुष और महिलाओं के मध्य शक्ति संबंध से है। पृथ्वी का समान अर्थ पिता का शासन है। पृथ्वी का समान अर्थ पिता का शासन है जिसका संकीर्ण रूप में परिवार में पृथ्वी का समान अर्थ पिता का शासन है जिसका संकीर्ण रूप में परिवार पति पिता की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में देखा जाता था। महिलाओं और बच्चे उनके अधीन होते जबकि पृथ्वी का व्यापक अर्थ पुरुष की सर्वोच्चता और पुरुष के प्रभुत्व का घोतक है जो समाज में व्यापक रूप में पाया जाता है। नारीवादियों के अनुसार परिवार में पिता की प्रधानता एवं अन्य सभी संगठनों में पुरुष प्रधानता स्थापित करती। उदाहरण यहाँ देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में पुरुषों की प्रधानता है। अतः पृथ्वी का अर्थ परिवार और बाह्य जीवन में पुरुषों के शासन से है। अब क्या आपको आगे देखिए प्रसिद्ध नारीवादी विचारक कैट मिलेट के अनुसार सत्तात्मक सरकार एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जिससे आधी महिलाओं की जनसंख्या पर आधे पुरुषों का नियंत्रण है। अतः पृथ्वी का स्वरूप ही सोपानिक है। अब देखिए नारीवादी विचारकों के अनुसार सभी प्रकार के संस्कृतियों में और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में कम या अधिक महिलाओं का यह शोषण देखा जा सकता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है ये भी देखिए ये दोनों पेज एक ही पेज है। ये भी पेज नंबर 59 है और ये आप ऊपर में जब भी पढ़े ये भी पेज नंबर आपके यहाँ 59 है। तो हम आगे आपको चलते हैं इसमें आपको पेज नंबर 60 पे पेज नंबर यहाँ पर 60 आपको है। देखिए कि नारीवादी आंदोलन देखिए आपके यहाँ पेज नंबर 60 में देखिए नारीवादी आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि पश्चिमी देशों में मतदान का अधिकार, शिक्षा तक पहुंच, विवाह और तलाक के नियमों में परिवर्तन एवं गर्भपात को वैधानिक बनाना है। लेकिन विकासशील देशों में अभी भी महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। पृथ्वी के उदाहरण है कि आज तक महिलाओं के घरेलू कार्यों का मूल्यांकन नहीं हो सकता जबकि महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्य बाह्य जीवन में किए गए कार्यों से किसी भी रूप में कम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। जबकि महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्य बाह्य जीवन में किए गए कार्यों से किसी भी रूप में कम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। अब देखिए लिंग और जेंडर यहाँ पर देखिए लिंग और जेंडर देखिए नारी विरोधी तर्कों और परंपरावादियों के अनुसार समाज में लैंगिक विभाजन प्राकृतिक है तथा महिलाएं एवं पुरुष अपने उन सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं जो कि प्रकृति प्रदत्त है मतलब प्रकृति को दिया गया है। दायित्वों का निर्वाह महिलाओं की शारीरिक बनावट भी समाज में घरेलू कार्यों के लिए ही उपयोगी है। अतः संक्षेप में महिलाओं की अधीनता के पीछे जैविक तर्क दिए जाते हैं लेकिन ये सभी तर्क निरर्थक है क्योंकि जैविक तर्कों के आधार पर सामाजिक विषमता का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन लिंग और जेंडर में घालमेल के कारण महिलाओं को प्राकृतिक रूप में माँ और पत्नी की भूमिका प्रदान कर दी गई है। उदाहरण के बच्चों का पालन पोषण करना सांस्कृतिक है। जैविक नहीं मातृत्व की क्षमता जैविक है लेकिन महिलाओं की भूमिका घर तक सीमित करना सांस्कृतिक है जो कि पृथ्वी के प्रभाव के कारण है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्या एक आमूल नारीवादी विचारक ने तो यहाँ तक कहा कि एक आमूल नारीवादी विचारक ने यहाँ तक कहा कि घर महिलाओं के आरामदायक प्रताड़ना शिविर है। मैरी डेवी ने तो यहाँ तक कहा कि हम लोग एक महिला विरोधी समाज में रह रहे हैं जिसमें पुरुष सामूहिक रूप से महिलाओं का शोषण करते हैं। मैकिनोन के अनुसार पुरुषों का प्रभुत्व महिलाओं पर घर में
मैकिनॉन के अनुसार पुरुषों का प्रभुत्व महिलाओं पर घर में, पुरुषों का प्रभुत्व महिलाओं पर घर में, बिस्तर पर, रोजगार में, सड़क पर और पूरे जीवन पर ही है। पुरुषों का प्रभुत्व महिलाओं पर घर में, बिस्तर पर, रोजगार में, सड़क पर और पूरे जीवन पर ही है। लेकिन नारीवादियों के अनुसार घरेलू दायित्व का विभाजन परिवार में विषम होता है। नारीवादियों के अनुसार घरेलू दायित्व का विभाजन परिवार में विषम होता है तथा यह दायित्व सर्वाधिक महिलाओं पर है। अब के नारीवादियों के अनुसार जेंडर एक सांस्कृतिक संकल्पना है जिसमें समाज द्वारा महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग भूमिका निर्धारित कर दी जाती है। इसलिए साइमन द्वारा का मानना है कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। इसलिए साइमन द्वारा का मानना है कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। क्योंकि सामाजिक विषमता है, क्योंकि सामाजिक विषमता को जैविक विषमता से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि सामाजिक विषमता को जैविक विषमता से जोड़ दिया जाता है, जबकि जेंडर पर आधारित विभेद समाज या राज्य द्वारा निर्मित है। जबकि जेंडर पर आधारित विभेद समाज या राज्य द्वारा निर्मित है। संपत्ति उत्तराधिकार, देखिए संपत्ति उत्तराधिकार में भी महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः आमूल नारीवादियों ने पुरुष और महिलाओं के मध्य विभेद स्वीकार किया है। इनके अनुसार जब तक यह सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव महिलाओं के साथ होंगे तब तक सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में उनकी भूमिका द्वितीयक होगी। अतः आमूल नारीवादियों ने पुरुष और महिलाओं के मध्य विभेद स्वीकार किया है। इसके अनुसार जब तक यह सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव महिलाओं के साथ होंगे तब तक सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में उनकी भूमिका द्वितीयक होगी। नारीवादी विचारकों के अनुसार उनका आंदोलन पुरुष को अधीन बनाने का या स्वयं पुरुष बनने का नहीं है, अपितु वे समाज में महिलावादी मूल्यों को प्राथमिकता प्रदान करने के पक्षधर है। अतः देखभाल और भावना जैसे गुण समाज और मानवता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि कुछ अतिवादी आमूल नारीवादियों ने पुरुष और महिला के मध्य शोषण को समाप्त करने के विवाह जैसी संस्था को अस्वीकृत कर दिया। था उनके अनुसार पुरुष महिलाओं के शोषण के लिए नहीं अपितु प्रकृति के शोषण के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए यहाँ पे यद्यपि कुछ अतिवादी आमूल नारीवादियों ने पुरुष और महिलाओं के मध्य शोषण को समाप्त करने के विवाह जैसी संस्था को अस्वीकृत कर दिया तथा उनके अनुसार पुरुष महिलाओं के शोषण के लिए ही नहीं अपितु प्रकृति के शोषण के लिए भी उत्तरदायी है। अब देखिए निजी और सार्वजनिक जीवन में भेद, यहाँ देखिए निजी और सार्वजनिक जीवन में भेद। राजनीति की परंपरागत मान्यता के अनुसार राजनीतिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, निजी क्षेत्र से नहीं। राजनीति की परंपरागत मान्यता के अनुसार राजनीतिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, निजी क्षेत्र से नहीं। अतः इस परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति का यह सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी संस्थाओं, राजनीतिक दलों, दबाव समूह और सार्वजनिक वाद विवाद से है। इसलिए सामान्यतः परिवार को निजी जीवन के क्षेत्र का भाग माना जाता है। इस पारिवारिक जीवन को गैर राजनीतिक माना गया। लेकिन आधुनिक नारीवादी विचारकों के अनुसार राजनीति सभी सामाजिक समूहों में विद्यमान है। अतः जहाँ भी और जिस प्रकार के सामाजिक संघर्ष पाए जाते हैं वहाँ राजनीति उपस्थित है। कैट मिलेट के अनुसार राजनीतिक आशय शक्ति संरचना के उनसे संबंधों से है जिसमें एक समूह के लोगों का नियंत्रण दूसरे समूह द्वारा होता है। इसलिए परिवार में पति और पत्नी के संबंध भी राजनीतिक है। जिस प्रकार एक कारखाने में नियोक्ता और मजदूर के संबंध या सरकार और व्यक्ति के संबंध है, नारीवादी विचारकों के अनुसार जो उसके निजी जीवन का क्षेत्र वही राजनीतिक है। नारीवादी विचारकों के अनुसार जो उसके निजी जीवन का क्षेत्र है वही राजनीतिक है। क्योंकि अभी तक सार्वजनिक जीवन का आशय पुरुषों का जीवन और निजी जीवन का आशय महिलाओं का जीवन माना गया है। क्योंकि अभी तक सार्वजनिक जीवन का आशय पुरुषों का जीवन और निजी जीवन का आशय महिला का जीवन माना गया है। नारीवादियों के अनुसार राजनीति उनके प्रतिदिन से संबंधित क्रियाकलापों से है। क्योंकि महिलाओं को अभी भी उनके नितांत निजी जीवन पर नियंत्रण प्राप्त नहीं है। क्योंकि महिलाओं को अभी उनके नितांत निजी जीवन पर
क्योंकि महिलाओं का अभी उनके नितांत निजी जीवन पर नियंत्रण नियंत्रण प्राप्त नहीं है। उदाहरण के विवाह का अधिकार, गर्भपात का अधिकार एवं घरेलू जीवन में महिला पितृसत्ता के अंतर्गत शोषित है। श्रम के लैंगिक विभाजन को समाज में राजनीति के बजाय श्रम के लैंगिक विभाजन को समाज में राजनीति के बजाय प्राकृतिक मान लिया गया। इससे राजनीति, कला एवं साहित्य जैसे क्षेत्र में पुरुषों का प्रभाव हुआ और महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से वंचित कर घरेलू क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया है। अतः नारीवादियों के अनुसार महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में है। ऐसा कैरोल पैटमैन का मानना है। अतः अधिकार स्वतंत्रता एवं न्याय जैसी संकल्पनाओं का महिलाओं के लिए कोई महत्व नहीं है। तथा कल्याणकारी राज मूलतः पितृसत्तात्मक राज है। अब आपको यहाँ देखिए समाजवादी, अब यहाँ पर देखिए आपको समाजवादी नारीवाद, यहाँ पर समाजवादी नारीवाद 20वीं सदी 20वीं सदी के मध्य से समाजवादी विचारधारा प्रभावी हुई तथा उदारवादी विचारधारा के विपरीत समाजवादी नारीवादियों ने महिलाओं को केवल राजनीतिक और वैधानिक रूप में ही समानता देने का समर्थन नहीं किया। अवैधानिक रूप में ही समानता देने का समर्थन नहीं किया, अपितु लिंग के मध्य असमान संबंध सामाजिक आर्थिक संरचना के परिणाम स्वरूप है। जब तक समाज में सामाजिक आर्थिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं हो सकती। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट वर्ष 1980 के अनुसार देखिए महिलाएं पूरी दुनिया की जनसंख्या का 50% और समूचे कार्य घंटों के 2/3 हिस्से का संपादन करती है। लेकिन उनकी आय विश्व आय का 1/10वां भाग और विश्व की संपत्ति महिलाओं का 1% हिस्सा भी नहीं है। अतः समाजवादी नारीवाद के अनुसार पितृसत्तात्मक सत्ता को बेहतर रूप में सामाजिक आर्थिक कारकों के माध्यम से देखा जा सकता है। इसका पहला उदाहरण फ्रेडरिक एंगल्स के विचार में मिलता है। उसने अपनी रचना द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में यह वर्णित किया कि पूंजीवादी व्यवस्था और निजी संपत्ति के प्रादुर्भाव से महिलाओं की स्थिति वंचित हुई। क्योंकि पूंजीवाद के विकास के पहले पारिवारिक जीवन साम्यवादी तथा समाज मातृसत्तात्मक था। लेकिन पूंजीवाद के उद्भव के परिणामस्वरूप निजी संपत्ति और पुरुषों का अधिकार हो गया तथा माँ का अधिकार सदैव के लिए समाप्त हो गया। यह विश्व इतिहास महिलाओं के ऐतिहासिक पराजय यह विश्व इतिहास में महिलाओं की ऐतिहासिक पराजय है। और एंगल्स के अनुसार महिलाओं का शोषण परिवार नामक संस्था द्वारा ही होता है, जिसमें महिलाओं को परिवार में समान अधिकार प्राप्त नहीं होता तथा महिलाओं के विषय में दंत कथाओं और रूमानी प्रेम से संबंधित कर दिया जाता है। जबकि वास्तविकता में पुरुष अपने विशेषाधिकार और संपत्ति की रक्षा के लिए ढोंग रचता है। और इसलिए एंगल्स के अनुसार समाजवादी समाज में विवाह नहीं होगा तथा जैसे ही निजी संपत्ति की समाप्ति होगी, पितृसत्ता का अंत स्वाभाविक रूप में हो जाएगा। 20वीं सदी की समाजवादी विचारक कैलेरा जटकिन के अनुसार वर्ग का मुद्दा लिंग से प्राथमिक है। वर्ग का मुद्दा जो है वह लिंग से प्राथमिक उनके अनुसार बुर्जुआ महिला और सर्वहारा महिला के मध्य विषमता है। इससे शिक्षा का समान अधिकार, रोजगार और समान वैधानिक स्थिति से महिलाओं की समस्या हल नहीं होगी। आज के कुछ समाजवादी महिलावादियों के अनुसार महिलाओं को घरेलू कार्यों में सीमित कर देना और महिला का संबंध मातृत्व से जोड़ना पूंजीवाद के आर्थिक हित में है। क्योंकि महिलाएं एक प्रकार से श्रम की सुरक्षित भंडार है। क्योंकि महिलाएं
महिलाएँ, क्योंकि महिला एक प्रकार से श्रम की सुरक्षित भंडार है, तथा उनको काम में लगाया जा सकता है जब उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता हो, लेकिन जब आर्थिक मंदी का चरण हो, तब उन्हें घरों में वापस भेजा जा सकता है। इससे भी बढ़कर महिलाओं की भूमिका अस्थायी कर्मियों के रूप में होती है, जिन्हें कम वेतन प्राप्त होता है एवं जिनके रोजगार भी बेहतर नहीं है। इसी के साथ महिलाओं के घरेलू श्रम के कारण ही अर्थव्यवस्था कुछ समय प्रभावी होती है, तथा महिलाएं बच्चों के पालन पोषण के द्वारा अगली पीढ़ी के लिए श्रमिक तैयार करती है। इसी के साथ महिलाओं के घरेलू श्रम के कारण ही अर्थव्यवस्था कुछ समय प्रभावी होती है, तथा महिलाएं बच्चों के पालन पोषण के द्वारा अगली पीढ़ी के लिए श्रमिक तैयार करती है और उत्पादन बनाए रखने की गारंटी प्रदान करती है। महिलाओं से यह भी अपेक्षा रखी जाती है कि वे एक आज्ञाकारी एवं अनुशासित श्रमिक का निर्माण करें। महिलाओं के घरेलू कार्यों के कारण ही पुरुषों को घरेलू कार्य और बच्चों के पालन पोषण के कार्य से मुक्ति मिलती है। लेकिन पुरुष का कार्य उत्पादक माना जाता है, जबकि महिला के घरेलू श्रम का कोई मूल्य ही नहीं होता, तथा परंपरागत परिवार में एक व्यक्ति इससे बेहतर रोजगार पा जाता है कि उसके पीछे महिला एवं बच्चों का समर्थन प्राप्त होता है। महिलाएं ही श्रमिकों की निराशा और अलगाव को दूर करती हैं। समाजवादी समाजवादी नारीवादी के अनुसार घरेलू कार्यों के महत्व और मूल्य न होने के कारण ही महिलाओं की समाज में दुर्बल स्थिति है, तथा वित्तीय रूप में अपने पति पर निर्भर इससे आर्थिक विषमता स्वाभाविक रूप में उत्पन्न होती है। कोस्टा के अनुसार महिलाओं के घरेलू श्रम का मूल्यांकन अभी तक किया ही नहीं गया। इसलिए जब तक महिलाओं को सामाजिक आर्थिक अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे, तब तक महिलाओं को उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए महिला के मुद्दे को सामाजिक एवं आर्थिक जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। तो समाजवादियों के अनुसार वर्गीय शोषण ज़्यादा गहरा एवं प्रभावकारी है, न कि लैंगिक शोषण। इसका तार्किक अभिप्राय है कि महिलाओं का शोषण पुरुषों के द्वारा नहीं, अपितु पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है। समाजवादी क्रांति के पश्चात महिलाओं की मुक्ति स्वाभाविक रूप में हो जाएगी। अब इसकी आलोचना यहाँ देखिए, आलोचना इसका देख लीजिए। देखिए आधुनिक समाजवादी नारीवादी वर्गीय राजनीति को लैंगिक राजनीति से प्राथमिकता प्रदान करते हैं। आधुनिक समाजवादी नारीवादी वर्गीय राजनीति को लैंगिक राजनीति से प्राथमिकता प्रदान करते हैं। इन नारीवादियों के अनुसार समाजवाद स्वाभाविक रूप में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंत का कारण होगा। ऐसा व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सोवियत संघ, यूएसएसआर जैसी समाजवादी व्यवस्था महिलाओं को उत्थान और तुलनात्मक रूप में उतना बल प्रदान नहीं किया गया है। अब इसलिए नारी मुक्ति का मुद्दा ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा गहरा है। केवल पूंजीवादी व्यवस्था के समाप्त होने से लैंगिक उत्थान को मान लेना पूर्णतः सत्य प्रतीत नहीं होता है। अब आगे आपको देखिए अश्वेत नारीवाद, देखिए आपको अश्वेत नारीवाद जिसको बोलते हैं ब्लैक फेमिनिज्म बोलते हैं। नारीवादी आंदोलन एवं विचारधारा को अमेरिका की श्वेत महिलाओं के द्वारा आरंभ किया गया। नारीवादी आंदोलन एवं विचारधारा को अमेरिका की श्वेत महिलाओं के द्वारा आरंभ किया गया और एंजेला डेविस ने कहा कि अश्वेत महिला की समस्या को किसी ने नहीं उठाया, क्योंकि अश्वेत महिलाएं दो प्रकार के शोषण की शिकार है। पहला आपको पीढ़ सत्ता, दूसरा आपको प्रजातीय भेदभाव। यहाँ पे देखिए, इसलिए अश्वेत नारीवादी विचारधारा की सुदृढ़ता को स्वीकार नहीं, इससे अश्वेत नारीवादियों ने नारीवादी विचारधारा की सुदृढ़ता को स्वीकार नहीं किया। अश्वेत नारीवादियों के अनुसार वर्ग और व्यक्ति की संकल्पना अमूर्त है, क्योंकि समाजवादी नारीवादी भी रंग भेद के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते। उदारवादी नारीवादी में एक संस्कृति या समूह को श्रेष्ठ मान लिया गया है, तथा अश्वेत नारीवादी विभेद या अंतर के मुद्दे को महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन
लेकिन अश्वेत नारीवादियों का विरोध इस मूल मुद्दे पर है कि सभी महिलाएं समान है। महिलाओं की समानता में देखिए महिलाओं की समानता में ये अंतर्निहित है कि गोरी महिलाएं विश्वविद्यालय से पढ़ी लिखी है, मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि से है। ब्रिटेन के संदर्भ में महिलाओं का यह मानना है कि वे बाहरी मानी जाती है। ब्रिटेन के संदर्भ में मतलब ये ब्लैक महिलाओं का मानना है कि वे बाहरी मानी जाती है और उनकी संस्कृति का कोई महत्व नहीं, उन्हें प्रजातीय रूप में असमान माना जाता है। अश्वेत नारीवादियों ने अपनी इस वंचित स्थिति के प्रति विरोध दर्ज किया था। इकहरी पहचान की मान्यता को खंडित किया। इसलिए माना कि सत्तात्मक और प्रजातीय भेद गैर रूबिन के अनुसार अश्वेत महिलाओं का अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि क्योंकि उनकी पहचान इस समाज में अनुपस्थित है। इससे अश्वेत महिलाएं लिंग, प्रजाति एवं वर्ग के सभी भेदों के शिकार है। वर्ष 1970 के दशक में आमूल नारीवाद इन मुद्दों को गंभीरता से लिया जिन्हें अश्वेत नारीवाद ने उठाया था। अब आपको आगे पारिस्थितिकी नारीवाद, जिसको अंग्रेजी में इको फेमिनिज्म बोलते हैं। यहाँ पे देखिए पारिस्थितिकी नारीवाद शब्द का पहला प्रयोग फ्रांसीसी महिलावादी विचारक फ्रैंकोइज डी इयोबोने 1974 में के द्वारा पहली बार किया गया था। अब देखिए यहाँ फ्रैंकोइज FRANCOISE डी सिर्फ स्मॉल डी उसका देखिए इयोबोन देखिए यहाँ पर EAUBONE 1974 में आपको पहली बार इसके द्वारा किया गया था। देखिए पारिस्थितिकी नारीवाद शब्द का पहला प्रयोग फ्रांसीसी महिलावादी विचारक फ्रैंकोइज डी इयोबोने ने 1974 में पहली बार किया था। पारिस्थितिकी नारीवाद जैसे कि आपको सूसन ग्रिफिन, मैरी डैली, वंदना शिवा भारत में शिवा जैसे विचारकों ने प्रकृति पर मानवीय प्रभुत्व को समझने का प्रभाव किया। समझने का प्रभाव किया। देखिए जैसे मानव का प्रकृति पर नियंत्रण होता है, वैसे ही पुरुष ने महिलाओं पर नियंत्रण किया। इनके अनुसार मानव ने प्रकृति प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक उसी प्रकार पुरुषों ने महिलाओं पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। नारीवाद की अधीनता प्राकृतिक अधीनता के समान है। नारीवाद की अधीनता प्रकृति की अधीनता के समान है। पहले आपको देखिए नारीवादियों का मानना है कि महिलाओं का स्वभाव प्रकृति से ज़्यादा निकट है। नारीवादियों का मानना है कि महिलाओं का स्वभाव प्रकृति से महिलाओं का स्वभाव प्रकृति से ज़्यादा निकट है। और जिस प्रकार पितृ सत्ता के द्वारा प्रकृति का शोषण किया गया, ठीक उसी प्रकार पितृ सत्ता के द्वारा ही पर्यावरण का विनाश हुआ। और कि महिलाओं का मूल गुण देखिए देखभाल, प्रेम, सहानुभूति करना, जो गुण मूलतः प्रकृति में भी पाए जाते हैं, परंतु पितृ सत्ता के द्वारा जिस संस्कृति का निर्माण किया गया उससे महिलाओं के गुणों की उपेक्षा हो गई। सांस्कृतिक नारीवाद कल्चरल फेमिनिज्म बोलते हैं। यहाँ पर पारिस्थितिकी नारीवाद मानते हैं कि पितृ सत्ता द्वारा निर्मित की गई संस्कृति जीवन विज्ञान पर हावी हो जाती है, क्योंकि जैविक रूप में महिलाओं का स्वभाव प्रकृति जैसा है। जबकि सांस्कृतिक रूप में पितृ सत्ता का प्रभाव है। अब देखिए आपको आध्यात्मिक नारीवाद स्पिरिचुअल फेमिनिज्म बोलते हैं इसको। सभी वस्तुओं अपने जैसा देखने लगे।
अब देखिए आपको आध्यात्मिक नारीवाद जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल फेमिनिज़्म बोलते हैं, लेकिन सभी वस्तुओं में अपने जैसा दिखने लगे तो उसे आध्यात्मिक कहा जाता है। आध्यात्मिक देखिए आध्यात्मिक नारीवाद ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रकृति के सबसे ज़्यादा नज़दीक महिलाएँ हैं, जबकि परिवर्तनवादियों का मानना है कि प्रकृति के साथ संबंधों के अलावा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी होना चाहिए। अब के नारीवाद की आलोचना यहाँ पर देखिए पारी स्त्री की नारीवाद की आलोचना है कि महिलाओं के स्वभाव को प्रकृति के समान बताना महिलाओं के शोषण का मूल कारण है। क्योंकि प्रकृति के नाम पर महिलाओं को परंपरागत दायित्व सौंपे जाते हैं। अब देखिए लेस्बियन नारीवाद देखिए, लेस्बियन फेमिनिज़्म यहाँ देखिए, ये अमूल नारीवाद का अमूलवादी रूप है। ये अमूल नारीवाद का अत्यधिक अमूलवादी रूप है, जिसमें कहा गया है कि पुरुष महिलाओं के शोषक है। इसे महिलाओं को पुरुषों के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि सिस्टरहुड भगिनी को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। आमूल नारीवादियों ने समुच्च महिलाओं के हितों को एक जैसा माना, जबकि लेस्बियन नारीवादी अभी भी हाशिए पर है। आपके यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए उत्तर आपको आगे ना कि उत्तर उपनिवेशी नारीवाद देखिए, नारीवाद का विचार उत्तर उपनिवेशी, यह आपका उपनिवेशवादी नारीवादी यहाँ पर देखिए। उत्तर उपनिवेशवादी नारीवादी यहाँ पर देखिए। नारीवाद का विचार यूरोप से शुरू हुआ। गायत्री स्पीकवाक ने कहा कि समूचा नारीवादी चिंतन एवं नारीवादी विचारधारा का पश्चिम केंद्रित है। गायत्री स्पीवाक ने कहा कि समूचा नारीवादी चिंतन एवं नारीवादी विचारधारा पश्चिम केंद्रित है। गायत्री स्पिवाक ने कहा कि समूचा नारीवादी चिंतन एवं नारीवादी विचारधारा पश्चिम केंद्रित है, जो उपनिवेशवादी समाजों के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। देखिए पश्चिमी चिंतन अभी भी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। इसलिए पश्चिम के नारीवादी विचार एशियाई अफ्रीकी नारियों एवं महिलाओं को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और उनके पहनावे पर भी आपत्ति व्यक्त करते हैं। अब यहाँ देखिए समानता बनाम आपको देखिए समानता बनाम विभेद देखिए। यद्यपि नारीवादी विचारधारा का मूल उद्देश्य पुरुष सत्ता और लैंगिक शोषण को समाप्त करना, इसे आरंभिक रूप में नारीवादियों ने पुरुषों और महिलाओं के मध्य समानता पर बल दिया। मैरी वॉल्स्टोक्राफ्ट मिल हो गया, हैरियट टेलर हो गया, ने महिलाओं के समान राजनीतिक एवं वैधानिक अधिकारों की मांग की। अतः परंपरागत रूप में नारीवादी आंदोलन सार्वजनिक जीवन में समानता का आंदोलन था, लेकिन आमूल नारीवादियों ने महिलाओं की समानता घरेलू एवं व्यक्तिगत व्यक्तिगत जीवन स्थापित करने का प्रयास किया। यहाँ अंतर को देखिए, यह अंतर को महत्वपूर्ण माना। देखिए घरेलू और व्यक्तिगत जीवन में आपको घरेलू और व्यक्तिगत जीवन में स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभेद या अंतर को महत्वपूर्ण माना। फिर आपको इसके अनुसार समानता का अभिप्राय महिलाओं की पहचान पुरुष आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समानता का अभिप्राय महिलाओं के गुणों को मान्यता प्रदान करना। अतः समानता महिलावादी रूप में होनी चाहिए। इससे आमूल नारीवादियों ने सिस्टरहुड पर बल दिया, पर्सनहुड पर नहीं। आमूल नारीवादी महिला की स्वतंत्रता से बढ़कर महिला की मुक्ति के समर्थक है। महिला की मुक्ति के समर्थक है। ये केवल जेंडर समानता के ही नहीं बल्कि लैंगिक मुक्ति के समर्थक है। आमूल नारीवादी महिलाओं की विशिष्ट पहचान को गौरवान्वित करना चाहते हैं।
अब देखिए नारीवाद एवं न्याय क्या देखिए नारीवाद एवं न्याय देखिए यहाँ पर न्याय का अभिप्राय देखिए न्याय का अभिप्राय समाज में समानता और निष्पक्षता की स्थापना करना है। इसलिए नारीवादी न्याय का आशय सार्वजनिक जीवन में पुरुष एवं महिलाओं के मध्य समानता की स्थापना करना तथा लैंगिक आधार पर सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक जीवन में समानता स्थापित करने के पश्चात नारीवादियों ने घरेलू व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में भी समानता स्थापित करने का प्रयास किया। जिसके उन्होंने अपने निम्नलिखित उपायों पर बल दिया। और कि पितृसत्ता की समाप्ति देखिए यहाँ पर। दूसरा देखिए निजी एवं सार्वजनिक जीवन के मध्य अंतर की समाप्ति। तीसरा क्या देखिए सेक्स एवं जेंडर के मध्य अंतर स्थापित करना। अब गिलिगिन के अनुसार न्याय एवं अधिकार जैसी सार्वभौमिक मान्यता केवल पुरुषों के लिए है। इसलिए नारीवादी विचारकों उन नारीवादी मूल्यों जैसे सम्मान, सहानुभूति एवं निकटता जैसे गुणों को प्राथमिक बनाने पर बल दिया। जबकि समाज में पितृसत्ता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें स्वायत्तता, तार्किकता एवं आक्रामकता जैसे तत्व जैसे मूल्य हैं। जिसमें स्वायत्तता, तार्किकता एवं आक्रामकता जैसे मूल्य है। आप सबको देखभाल आपको आगे देखिए देखभाल के नेतृत्व आपको यहाँ पर इथिक्स ऑफ केयर यहाँ देखिए देखभाल के नेतृत्व जिसको अंग्रेजी में इथिक्स ऑफ केयर बोलते हैं। देखिए CARE केयर अधिकांश उग्रवादी नारीवादी विचारकों ने पितृसत्ता से मुक्ति के लिए महिलाओं को परंपरागत पारिवारिक दायित्वों से मुक्त करने का आह्वान किया। इनके अनुसार महिलाओं की इसी घरेलू परंपरागत भूमिका के कारण उनका शोषण हो रहा है, परंतु सभी नारीवादी विचारकों ने महिलाओं की परंपरागत घरेलू भूमिका को अस्वीकृत नहीं किया। जिसमें सबसे प्रमुख कैरोल गिलिगन है। फिर आपको यहाँ पर देखते हैं आगे। अब देखिए इनकी पुस्तक यहाँ पर देखिए इनकी पुस्तक इन ए डिफेंस वॉइस। एक बार इसको देखते हैं कि इनकी पुस्तक है। फिर आपको यहाँ पे 1 मिनट इसमें आपको देखिए जो आपको था महिलाओं का चिंतन अलग अलग होता है तथा इस भिन्न चिंतन को ही दो प्रकार की नैतिकता माना। देखिए इस भिन्न चिंतन को दो प्रकार की नैतिकता माना, जिसे न्याय और देखभाल की नैतिकता कहा गया। पुरुष न्याय को ज़्यादा महत्व देता है, जबकि महिलाएं न्याय के साथ देखभाल को महत्व प्रदान करती है। इसलिए देखभाल के समर्थक महिलाओं ने महिलाओं की भूमिका को पुनः परिभाषित करने का प्रयत्न किया। उदारवादी न्याय के सिद्धांतकार जॉन लॉर्स यानी उदारवादी न्याय के सिद्धांतकार जॉन लॉर्स और डॉकिन ने अमूर्त व्यक्तिगत अधिकारों पर बल प्रदान किया। इन्होंने न्याय के ऐसे सिद्धांतों विकास कर जिन्हें सार्वभौमिक रूप में लागू किया जा सके, जिसमें निष्पक्षता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता कायम रहे। न्याय की इन परंपरागत मान्यताओं में व्यक्ति को समुदाय से ज़्यादा महत्व दिया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर है आगे आप क्या देखभाल की नैतिकता। देखिए आपको आगे यहाँ पर है क्या कि देखभाल की नैतिकता के अंतर्गत मानवीय समयबद्धता, परित्याग और दूसरे के प्रति दायित्वों के अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया। दूसरे के प्रति दायित्वों को अधिक महत्व प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के मध्य संबंध दूसरे व्यक्तियों का भावनात्मक समर्थन किया जाता है। विशेष तौर पर जिनके साथ हमारे निकट संबंध। इसलिए देखभाल की नैतिकता का एक वैकल्पिक रूप है। देखिए सामान्यतः न्याय को देखभाल ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि न्याय तार्किकता पर आधारित है, भावनाओं पर नहीं। देखिए क्योंकि न्याय तार्किकता पर आधारित है, भावनाओं पर नहीं। न्याय अमूर्त होता है, विशिष्ट नहीं होता है। लेकिन न्याय का प्रयोग समान रूप में किया जाता है, जो पूर्वाग्रहों से भी मुक्त है। जबकि देखभाल की नैतिकता में नैतिक तर्क को ज़्यादा महत्व दिया जाता है एवं इसे न्याय से श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अंतर्गत आपको शांति, समझौते एवं स्थायित्व बल प्रदान किया जाता है। देखिए न्याय और देखभाल के अंतर को निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है।
एक कार्यरत या पेशेवर महिला, एक कार्यरत या पेशेवर महिला जिस पर अपने कार्य के साथ परिवार की भी देखभाल का दायित्व है। एक कार्यरत या पेशेवर महिला जिस पर अपने कार्य के साथ परिवार की भी देखभाल का दायित्व है। अब कि न्याय के अमूर्त नियमों के अनुसार उसे अपना पूरा ध्यान अपने व्यवसाय में लगाना चाहिए। जबकि देखभाल की नैतिकता के अंतर उसे अपने बच्चों की देखभाल को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। परिवार और बच्चों के मध्य का ये संबंध अमूर्त और तार्किक आधार पर विश्लेषित करना संभव नहीं है। आपको यहाँ देखिए समकालीन समय में नारीवाद देखिए, नारीवादी आंदोलन वर्ष 1960 के अंतिम दशकों में चरम पर पहुँचा था। वर्ष 1970 के दशक के पश्चात ये आंदोलन कमजोर हो गया, जिसे उत्तर नारीवादी युग भी कहा जाता है। इसमें नारीवादी आंदोलन के समक्ष अनेक कठिनाई एवं समस्या उत्पन्न हुई। पहला आपको देखिए क्या है, नारीवादी आंदोलन अनेक विभाजन हो गए। दूसरा उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, अतिवादी नारीवाद, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं लेस्बियन फेमिनिज्म, ने अलग अलग मुद्दों को उठाया। तीसरा देखिए अमेरिका में अश्वेत नारीवाद की उत्पत्ति हुई और अश्वेत महिलाओं के अनुसार इनके हित श्वेत महिलाओं से अलग है, क्योंकि अमेरिका में अश्वेतों के विरुद्ध रंग भेद की नीति का प्रयोग किया गया। अतः नारीवादी आंदोलन आंतरिक रूप में विभाजित हो गया। फिर आपको आगे हैं चौथा पॉइंट देखिए यहाँ वर्ष 1980 एवं वर्ष 1990 के दशक में अनेक देशों में कट्टरपंथी तालिबानीकरण की प्रवृत्तियों का जन्म हुआ, जिन्होंने महिलाओं को पुनः घरों में लौटने को विवश किया। इंग्लैंड एवं अमेरिका जैसे देशों में भी परिवार के मूल्यों के नाम पर महिलाओं को माँ एवं पत्नी की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने स्वयं अतिवादी नारीवाद का विरोध किया। देखिए पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने स्वयं अतिवादी नारीवादियों का विरोध किया। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए उग्र नारीवाद या द्वितीय चरण के नारीवादियों में परंपरागत विचारकों की उन मान्यताओं का खंडन किया, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक जीवन परंपरा अरस्तू के चिंतन से ही विद्वान है। समकालीन उदारवादी विचारकों ने भी इस मान्यता को स्वीकार किया, क्योंकि इन्होंने राज और सरकार की गतिविधियों को सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित करने का समर्थन किया था। इनके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज और सार्वजनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप आवश्यक है। अब के समकालीन उदारवादी राज्यों के दावा है कि वे पुरुष या महिलाओं के प्रति तटस्थ है, क्योंकि उदारवादी राज्य के अंतर्गत सभी को समान अधिकार एवं स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। नारीवादियों के अनुसार राज लैंगिक रूप में तटस्थ नहीं है, बल्कि राज्य द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिए आज भी पुलिस और प्रशासन में सम्मिलित होने के लिए जिन मानकों का निर्माण किया गया है वह मूलतः पुरुषों के लिए है। इससे कैरोल पैटमैन ने कर्मचारी राज को मूलतः पीढ़ सत्तात्मक राज माना। इनके अनुसार महिलाएं अभी प्राकृतिक अवस्था में है, इसलिए सार्वजनिक जीवन में प्राप्त स्वतंत्रता समानता और अधिकार केवल पुरुषों के लिए है। इसलिए नारीवादियों ने सार्वजनिक और निजी जीवन के कृत्रिम विभाजन को अस्वीकार कर दिया। आपको फिर देखिए ओकिन ने व्यक्तिगत ही राजनीति है। ऑकिन ने व्यक्तिगत ही राजनीति है को निम्न रूप में परिभाषित किया। पहला, राजनीति को शक्ति के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनके अनुसार शक्ति का यह संघर्ष परिवार से ही आरंभ हो जाता है। परिवार में किए गए कार्यों का विभाजन इसका प्रमाण है, घरेलू हिंसा भी इसका उदाहरण है। नारीवादियों के अनुसार विवाह से लेकर पारिवारिक जीवन तक उनके साथ लगातार भेदभाव होता है। दूसरा देखिए आपको राज के विभिन्न कार्यों द्वारा व्यक्ति के जीवन प्रभावित होते हैं। उदाहरण के आपको राज द्वारा विवाह को परिभाषित किया जाता है। राज के द्वारा ही विवाह की उम्र एवं शर्तों का भी निर्धारण होता है। वैवाहिक जोड़े को मिलने वाले लाभों का निर्धारण भी आपको राज के द्वारा किया जाता है। इससे परिवार में राज का हस्तक्षेप आवश्यक है। आपको तीसरा देखिए पारिवारिक जीवन
पारिवारिक जीवन द्वारा सार्वजनिक जीवन पारिवारिक जीवन द्वारा सार्वजनिक जीवन में कार्य करने की परिस्थितियों का निर्माण होता है। पारिवारिक जीवन द्वारा सार्वजनिक जीवन में कार्य करने की परिस्थितियों का निर्माण होता है। सामाजिक संरचना की मुख्य इकाई है। परिवार सामाजिक संरचना की मुख्य इकाई है, जिसमें सामाजिक मूल्य एवं मानकों का निर्धारण होता है, जो न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि जीवन को निर्धारित करने वाले विभिन्न विकल्पों को भी प्रभावित करते हैं। पितृसत्तात्मक समाज में सामाजिक संरचना लैंगिक दृष्टि से विभाजित है, क्योंकि परिवार में ही पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग अलग पहनाव एवं भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है। लिंग विशेष के प्रति अभिवृत्ति का निर्माण भी होता है। परिवार में श्रम का लैंगिक विभाजन भी हो जाता है। महिलाओं का पालन पोषण इस प्रकार होता है कि वे बच्चों की देखभाल करना ही अपना स्वाभाविक कर्तव्य मान लेती है। फिर आपको आगे देखिए लैंगिक दृष्टि से श्रम विभाजन का यह तार्किक परिणाम हुआ कि महिलाओं का जीवन घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित हो गया है और सार्वजनिक जीवन इनके प्रवेश का मार्ग बंद हो गया है। वे भौतिक और मानसिक दोनों संसाधनों से वंचित हो गए हैं। परिणाम स्वरूप सरकार, न्यायपालिका और विधायिका जैसी संस्थाओं में भी इनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। राजनीतिक, न्यायिक और आर्थिक नीति निर्माण में इनकी भूमिका गौण या द्वितीयक हो गई है। अब आपको अध्याय नंबर 14 आपके यहाँ पर पारिस्थितिकीवाद। देखिए पारिस्थितिकीवाद इसको अंग्रेजी में इकोलॉजिज्म बोलते हैं। इकोलॉजिज्म आपको बोलते हैं। अध्याय नंबर 14 आपको पारिस्थितिकीवाद, आपके यहाँ पर इकोलॉजिज्म, आपको यहाँ पर इसका परिचय देखिए। इसका परिचय इंट्रोडक्शन आपके यहाँ पर है क्या। पारिस्थितिकीवाद एक नई राजनीतिक विचारधारा है जो इस स्थिति पर आधारित है कि गैर मानव दुनिया नैतिक विचार के योग्य है। अब 1970 से पूर्व ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में पर्यावरणवाद का उपयोग एक ही अर्थ में होता था कि यह समाजशास्त्र सिद्धांत की एक शाखा है जो यह मानती है कि मानवीय संस्कृतियों के मध्य अंतर की व्याख्या करने के लिए भूमि, जलवायु एवं भोजन सामग्री की आपूर्ति महत्वपूर्ण कारक है। देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द का उपयोग सबसे पहले 1870 में जर्मन प्राणीशास्त्री पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द का उपयोग सबसे पहले 1870 ईस्वी में जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नस्ट हैकेल द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द का उपयोग सबसे पहले 1870 में जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नस्ट हैकेल द्वारा किया गया था। 1970 के पश्चात पर्यावरणवाद एवं पारिस्थितिकी वैज्ञानिक आंदोलन एक सामाजिक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने लगे और नए प्रकार के पर्यावरणीय राजनीतिक विचारधारा पारिस्थितिकीवाद का उदय हुआ और नए प्रकार के पर्यावरणीय राजनीतिक विचारधारा पारिस्थितिकीवाद का उदय हुआ। आज के पर्यावरण को मानवीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और जॉन पासमोर के अनुसार मानव के संदर्भ में तीन तरह की पर्यावरणीय व्यवस्था को देखा जा सकता है। और जॉन पासमोर के अनुसार मानव के संदर्भ में तीन तरह की पर्यावरणीय व्यवस्था को देखा जा सकता है। पहला प्रत्येक मनुष्य मानवीय समुदाय से संबंधित होता है। प्रत्येक मनुष्य मानवीय समुदाय से संबंधित होता है जो समान सामाजिक आचरण से बंधे होते हैं। प्रत्येक मनुष्य मानवीय समुदाय से संबंधित होता है जो समान सामाजिक आचरण से बंधे होते हैं। यह सभी समान सामाजिक आचरण मनुष्य के सामाजिक पर्यावरण को निर्मित करते हैं। यह सभी समान सामाजिक आचरण मनुष्य के सामाजिक पर्यावरण को निर्मित करते हैं। दूसरा देखिए प्रत्येक व्यक्ति के पास कई प्रकार की भौतिक वस्तुएं होती है जो दूसरे व्यक्ति द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के निमित्त होती है। ये वस्तु आपको निर्मित पर्यावरण को जन्म देती है।
फिर आपको आगे यहाँ पर क्या तीसरा देखो कि तीसरा पॉइंट है कि तीसरे प्रकार का देखिए तीसरे प्रकार का पर्यावरण आपको प्राकृतिक तीसरे प्रकार का पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण है और जिसके बारे में वर्तमान में सबसे अधिक चिंता व्यक्त की जा रही है। आपको देखिए इसमें आगे पारिस्थितिकीवाद का सैद्धांतिक पक्ष देखिए पारिस्थितिकीवाद का सैद्धांतिक पक्ष देखिए यहाँ पर आर नेस के अनुसार पर्यावरणविद दो प्रकार के समूह देखिए आर नेस के अनुसार पर्यावरणविद दो प्रकार के समूहों में विभक्त है। देखिए गहन पारिस्थितिकी विज्ञान भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया। पहला ऊपरी या सैलो पर्यावरणविद देखिए पहला ऊपरी या सैलो अंग्रेजी में तो सैलो SHALLO सैलो पर्यावरणविद। अब दूसरा आपको यहाँ पर गहन या अंग्रेजी में तो डीप पर्यावरणविद है। इन दोनों में अंतर केवल सैद्धांतिक स्तर पर करना ही संभव है, व्यवहारिक स्तर पर नहीं। पर्यावरणविदों की स्तर को कि हमारे प्राकृतिक स्रोत सीमित है और समाप्त हो जाएंगे और हो जाएंगे को अर्थशास्त्री तथा भौतिकविद स्वीकार नहीं करते हैं। इसी आधार पर क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट द लिमिट टू ग्रोथ की आलोचना की गई। आपके पीटर सीगर नामक विचारक ने अपनी रचना एनिमल लिबरेशन 1975 में सभी पशुओं से समान व्यवहार करने पर बल दिया। रीगन ने अपनी पुस्तक द केस फॉर एनिमल राइट में स्तनपायी पशुओं का अधिकार देने की वकालत की है। थॉमस माल्थ्यूस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि रेखागणितीय होगी है। थॉमस माल्थ्यूस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि रेखागणितीय होगी और खाद्य पदार्थों का उत्पादन अंकगणितीय होगा। थॉमस माल्थ्यूस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि आपको रेखागणितीय होगी और खाद्य पदार्थ उत्पादन अंकगणितीय होगा। डॉब्सन ने आपको पारिस्थितिकीवाद विचारधारा को दो भागों में विभाजित किया। पहला आपको यहाँ पर क्या अधिकतमवाद पहला अधिकतमवाद दूसरा आपको अल्पमतवाद दूसरा आपको देखिए अल्पमतवाद। पहला आपको देखिए अधिकतमवादी इस राजनीतिक विचारधारा को परिभाषित करते हुए उसे संगठित और संकीर्ण स्वरूप प्रदान करते हैं। अधिकतमवाद इस राजनीतिक विचारधारा को परिभाषित करते हुए उसे संगठित और संकीर्ण स्वरूप प्रदान करते हैं। दूसरा आपको देखिए अल्पमतवादी इस विचारधारा को इस विचारधारा को नरम तरीके से परिभाषित करते हैं और उसमें गत्यात्मक रखते हुए कई प्रकार के विचारों को इसमें शामिल करने की वकालत करते हैं। अल्पमतवादी पर्यावरण की समस्या को केवल 20वीं सदी और आधुनिकता की देन नहीं मानते इसे एक शाश्वत समस्या मानते हैं। देखिए अल्पमतवादी इस विचारधारा को नरम तरीके से परिभाषित करते हैं और उसमें गत्यात्मकता को रखते हुए कई प्रकार के विचारों को इसमें शामिल करने की वकालत करते हैं। अल्पमतवादी पर्यावरण की समस्या को केवल 20वीं सदी और आधुनिकता की देन नहीं मानते इसे एक शाश्वत समस्या मानते हैं। अब आधुनिक औद्योगिक समाज की ग्रीन आलोचना देखिए EF सुमेकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लिखा है। देखिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लिखा है कि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था जिस आधार पर टिकी है वो अपने अतिवादी दृष्टिकोण से उसे ही समाप्त कर रही है। ग्रीन विचारधारा विकसित राष्ट्रों द्वारा तेजी से की जा रही पर्यावरण दोहन की भी आलोचना करती है। टेड टनर के अनुसार प्रत्येक अमेरिकन एक समान इथियोपियन की तुलना में 670 गुना अधिक ऊर्जा प्रति वर्ष उपयोग में ले रहा है। ग्रीन विचारधारा के समर्थकों के अनुसार मनुष्य को अपनी जीवन शैली को मूल आधारित बनाना चाहिए। इसके समर्थन उनके द्वारा महात्मा गांधी के कथन पृथ्वी के पास इतना है कि वह पूरी मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इतना नहीं कि वो एक व्यक्ति के लालच को भी पूरा कर सके का सहारा लेते हैं। ग्रीन विचारधारा के समर्थकों के अनुसार मनुष्य को अपनी जीवन शैली को मूल्य आधारित बनाना चाहिए। आपको ग्रीन विचारधारा के अनुसार ग्रीन विचारधारा के समर्थकों के अनुसार मनुष्य को अपनी जीवन शैली को मूल्य आधारित बनाना चाहिए। इसके समर्थन में उन्होंने उनके द्वारा महात्मा गांधी के प्रसिद्ध कथन जो पृथ्वी के पास इतना है कि वह पूरी मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, लेकिन इतना नहीं है कि वो एक व्यक्ति के लालच को भी पूरा कर
आदर्श का सहारा देते हैं। अब देखिए पारिस्थितिकी के प्रकार, यहाँ देखिए पारिस्थितिकी के प्रकार देखिए पर्यावरण का विचार यूरोप में 1970 के पहले नहीं था। उदारवादी चिंतन व्यक्ति की स्वायत्ता पर बल दिया गया। उदारवादी चिंतन व्यक्ति की स्वायत्ता पर बल दिया गया। समाजवादी विचारों में देखिए समाजवादी विचारों वर्ग को बल दिया गया। समाजवादी विचारों वर्ग को बल दिया गया। फांसीवादियों का केंद्र राष्ट्र पर है। फांसीवादियों का केंद्र राष्ट्र पर है। जबकि नारीवादी लिंग को महत्व देते हैं। जबकि नारीवादी लिंग को महत्व देते हैं। जबकि गहरी पारिस्थितिकी के विचार पर हमें समुच्चय पारिस्थितिकी को बचाने की आवश्यकता है। जबकि गहरी पारिस्थितिकी के विचार पर हमें समुच्चय पारिस्थितिकी को बचाने की आवश्यकता है। डीप इकोलॉजी देखिए, डीप इकोलॉजी यहाँ पर देखिए डीप इकोलॉजी डीप एनर्जी का परिवर्तन होना चाहिए जो मूलतः उपभोक्तावादी है। अर्नेनेस ने यह कहा कि प्रकृति को बचाने के लिए मानवीय जीवन से परिवर्तन होना चाहिए जो मूलतः उपभोक्तावादी है। गहरी पारिस्थितिकी विचार में मानव को एक भाग बताया गया है, श्रेष्ठ भाग नहीं। गहरी पारिस्थितिकी विचार में मानव को एक भाग बताया गया है, श्रेष्ठ भाग नहीं। अब देखिए गेया हाइपोथेसिस, यहाँ पर देखिए गेया हाइपोथेसिस देखिए, यह विचार यूनान में प्रचलित था जिसके अनुसार पृथ्वी भौतिक नहीं है, धरती भौतिक नहीं है, यांत्रिक नहीं है, अपितु यह जीवित शरीर की भांति है जिसके अनेक अंगों के बीच महत्वपूर्ण अंतर्निर्भरता विद्यमान है। अर्थ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवंत कल्पना है, वेदों में प्रकृति जीवंत है, इसलिए इसके बिना मानवीय जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। अब आगे देखिए यहाँ पर इकोसॉपी देखिए आप, इकोसॉपी पारिस्थितिकी के समर्थक प्रकृति एवं सृष्टि के ज्ञान के समर्थक हैं जिसका मानव के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध होना चाहिए। इसलिए भौतिक वस्तु ज्ञान को व्यक्तियों का प्रकृति के ज्ञान इससे भौतिक वस्तु ज्ञान के बजाय व्यक्ति का प्रकृति के प्रति ज्ञान होना चाहिए। अब की पारिस्थितिकी विज्ञान की आलोचना यहाँ देखिए, पारिस्थितिकीवाद मुख्यतः प्रति विकास की सीमा के सिद्धांत पर आधारित है जिसके अनुसार सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में आपको प्रति विकास असीमित नहीं हो सकता। पारिस्थितिकीवाद मुख्यतः प्रति विकास की सीमा के सिद्धांत पर आधारित है जिसके अनुसार सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में प्रति विकास असीमित नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, अवधारणा की आलोचना करता और मानता है और मानता है कि अगर विकास को सतत बनाना है तो वह मानव केंद्रित नहीं होना चाहिए। और पर्यावरणवादियों की आलोचना देखिए, पर्यावरणवादियों की पर्यावरण बचाओ आंदोलन के प्रति अति उत्साही वकालत राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देती है जो प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखते और फांसीवादी और सर्वसत्तावादी विचारों को प्रोत्साहन देते हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष आप देखिए, 21वीं सदी में पारिस्थितिकीवाद एक परिवर्तित विचारधारा के रूप में सामने आया और सरकारी नीतियों, जनचेतना और विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण पारिस्थितिकी विज्ञान की अपील जनसाधारण में कम हुई। यह माना जाने लगा कि वह एक अतिवादी विचारधारा है जिसके निष्कर्ष व्यवहारिक नहीं है। अब इसका निष्कर्ष को फिर से देखिए, 21वीं सदी में पारिस्थितिकीवाद एक परिवर्तित विचारधारा के रूप में सामने आया और सरकारी नीति, जनचेतना और विज्ञान और तकनीक के विकास के कारण पारिस्थितिकी विज्ञान की अपील जनसाधारण में कम हुई। यह माना जाने लगा कि वह एक अतिवादी विचारधारा है जिसका निष्कर्ष व्यवहारिक नहीं है। यहाँ से आपकी अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है।